बच्चों, अभी हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर 5 का चौथा पार्ट है, पार्ट 4। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं मेंडल के बारे में, उनके मटर के पौधों के बारे में, चुनने का कारण, उनके 7 लक्षण, और उसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस ये दोनों हमने देख लिया है कि किस प्रकार से मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण करवाया था। ठीक है, उसके बाद में आज हम देखेंगे संकरण के समय मैंने कुछ नियम तो बता दिए थे, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको तीनों नियम आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पहला है प्रभाविता का नियम। मेंडल के नियम में एकदम आप क्लियर कर लीजिए कि नियम में क्या बताना है और कौन सा एग्जाम्पल देना है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 मेंडल के नियम हैं जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता के नियम में जब मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया था, तब उन्होंने बताया था कि हर एक लक्षण के लिए 2 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, और जब हम 2 विपरीत लक्षणों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देंगे लंबे और बौने पौधे के बीच में। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप दीजिएगा कि जब लंबे और बौने पौधे को क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण वाला लक्षण प्रकट होता है प्रथम पीढ़ी में, और समस्त पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ये प्रभाविता का नियम में आपको बताना है कि कारक के जोड़े जो लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं और इनका जो विपरीत लक्षण वाला कारक का जोड़ा होता है, दोनों के कारक जब प्रथम पीढ़ी में आते हैं, युग्मक में बनने के बाद फिर प्रथम पीढ़ी के जो पौधे आते हैं उसमें कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है, और वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी गुण वाला होता है। अर्थात एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है और प्रभावी गुण वाला लक्षण ही प्रकट होता है। तो ये आपको प्रभाविता के नियम में बताना है। सेकंड हम देखते हैं पृथक्करण का नियम। इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहाँ आपको बताना है पृथक्करण के नियम में, फिर से आप यही लंबा और बौना पौधे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि जब लंबे और बौने पौधे के बीच में संकरण होता है, ठीक, और कारक युग्मक में आते हैं, तब इनका आपस में एलील आपस में मिश्रित नहीं होते। जब युग्मक बनता है, लंबे और बौने पौधे के बीच में हम संकरण कराते हैं, तो इसका एक कारक आता है, इसका एक कारक, इस प्रकार से क्या बनता है ना, युग्मक बनते हैं। और ये जो अलग अलग कारक आते हैं, ये एलील आपस में मिश्रित नहीं होते। और आप जानते हैं कि जब F2 पीढ़ी में पौधे बनते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 कैपिटल T वाले भी होते हैं और स्मॉल t वाला भी होता है। तो ये स्मॉल t का आना ये दर्शाता है कि युग्मकों में जो कारक होते हैं वे पृथक पृथक होकर के अपने आप को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी एलील आपस में मिश्रित नहीं होते पृथक्करण के नियम में। और यहाँ भले ही इनका लक्षण दबा हुआ रहता है, लेकिन अगली पीढ़ी में वे अपने आप को अभिव्यक्त कर लेते हैं।
ये पृथक्करण के नियम में आपको बताना है। F2 पीढ़ी तक पूरा आप बता सकते हैं। तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, इसके लिए आपको द्विसंकरण का एग्जाम्पल देना है। स्वतंत्र अपयूहन के नियम में आपको ये बताना है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के कारक, दो जोड़ी विपरीत लक्षण हमने लिया है, दोनों लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे हमने लिया था, आप बताएंगे RRYY, ये जो है गोल और पीला बीज वाला, ये इस जब युग्मक बनता है तो एक एक कारक आते हैं, है ना। उसी प्रकार स्मॉल r स्मॉल y में भी आपने देखा, तो ये जो कारक होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ना तो गोल बीज वाला r y वाले कारक को प्रभावित नहीं करता है, एक दूसरे का गुण अपने आप में स्वतंत्र होता है। और तभी जब हम इसको आगे F2 पीढ़ी में लेकर के जाते हैं तो F2 पीढ़ी में आपको अनुपात प्राप्त होता है 9-3-3-1 का, जहां आप देखते हैं गोल और पीले बीज वाले 9 रहते हैं और वैसे ही झुर्रीदार और हरा बीज वाला 1 अनुपात, यानी जो स्मॉल लेटर वाला अप्रभावी गुण वाले जो लक्षण होते हैं ये भी अपने आप को द्वितीय पीढ़ी में प्रदर्शित कर लेते हैं। और ये ऐसा तभी संभव होता है जब ये कारक पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र रूप में रखते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रदर्शित कर लेते हैं अगली पीढ़ी में। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से ये बताना है कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में यदि हम संकरण कराते हैं तो एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। ये अपना गोल वाला लक्षण दिखाएगा, ये अपना पीला वाला लक्षण दिखाएगा, ये अपना झुर्रीदार वाला लक्षण दिखाएगा, ये अपना हरा वाला लक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वतंत्र अपयूहन के नियम में मुख्य बात है कारक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को भी लेते हैं। तो बेसिक ये जो तीनों नियम का आपको परिभाषा और उदाहरण क्लियर रहना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। पहला तो है संकरण। संकरण क्या है? हम बार बार कहते हैं दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण। तो संकरण या क्रॉस क्या है? सिंपल, संकरण का अर्थ होता है एक ही जाति के अलग अलग गुणों के दो सदस्य नर और मादा, उनके बीच में लैंगिक रूप से मिलाना, उन्हें लैंगिक रूप से मिलाना। ठीक है, एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले सदस्यों को, यानी दो गुणों भिन्न वाले सदस्य नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाना ही क्या कहलाता है? संकरण या क्रॉस कहलाता है। संकर क्या है? संकर या हाइब्रिड, जब दो भिन्न जाति वाले लक्षणों वाले नर और मादा के बीच में क्रॉस कराया जाता है, मिलाया जाता है लैंगिक रूप से, तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है उसे हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक ही जाति के दो अलग अलग गुणों वाले जीव नर और मादा, उन दो सदस्य अलग अलग गुणों वाले दो सदस्यों के बीच में लैंगिक रूप से मिलान करवाना, ये संकरण, और उससे उत्पन्न संतति संकर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपने शब्द है युग्म विकल्पी। क्या है? एलील्स। एलील्स बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम कहें तो कारक के दो रूप, कारक के दो रूप को हम
एलील कहते हैं। एक लक्षण के लिए हमने पढ़ा था 2 कारक होते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये दोनों लंबाई को नियंत्रित करने वाले 2 कारक हैं। लक्षण एक है लंबाई, 2 कारक लंबाई को नियंत्रित करने वाले कारकों के 2 रूप हैं। ये लंबाई को नियंत्रित करने वाला प्रभावी कारक है, ये लंबाई को नियंत्रित करने वाला अप्रभावी कारक है। तो ये एक ही कारक यानी लंबाई को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, जीन कारक यानी जीन, उसी कारकों के 2 रूप हैं। तो एलील क्या है? कारकों के 2 रूप, उसे हम एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। उसका विकल्प है, जैसे टी का एलील क्या है? कैपिटल टी का एलील स्मॉल टी होता है, ठीक है, यानी इस कैपिटल टी का इसका एलील कौन है? स्मॉल टी। तो ये है युग्म विकल्पी। उसके बाद हमने देखा था, पढ़ाया था होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब जब कारक एक जैसे रहेंगे, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों कारक एक समान है, तब हम इसे होमोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब जब दोनों कारक इसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले कारक दोनों उसमें अलग अलग हों, तब हम इसे हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मजी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप को हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप और फिनोटाइप को कहते हैं दृश्य प्रारूप, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से दिखने वाले लक्षण। बाहर से देखते हैं, जैसे कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा छोटा है, इसका अनुपात हमने निकाला था ना, 3:1 फिनोटाइप, क्योंकि 3 पौधे लंबे दिखते हैं, एक पौधा बौना दिखता है। लेकिन जीनोटाइप का अर्थ क्या होता है? जीन का संगठन, अंदर में कारक जो जोड़े में होते हैं, उसमें कारक या जीन कौन कौन से रूप में वहां पर मौजूद है, उसको हम जीन का संगठन जो आपस में रहता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे ये हम देखते हैं ना, कोई कैपिटल टी है, कोई टी स्मॉल टी, तो ये अलग अलग जीनोटाइप है। तो जीन का संगठन किसी पौधे में या किसी जीव में किस प्रकार का है, जीन का संगठन, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और बाहर से दिखने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो ये आपका कुछ मुख्य है। इसके बाद क्रॉस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आप देखिए। 3 प्रकार के क्रॉस का बार बार नाम आता है। एक होता है बैक क्रॉस, बैक क्रॉस क्या है? जब F1 में संतति उत्पन्न होती है ना, जैसे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में संकरण कराया, F1 में हमें इस प्रकार का जीनोटाइप वाला पौधा प्राप्त हुआ जो समस्त लंबे पौधे थे। आगे मेंडल ने जब इस F1 जेनरेशन के पौधों का, मान लीजिए कि F1 जेनरेशन का पौधा है, इसका क्रॉस अगर आप किसी भी जनक से कराते हैं, किसी भी जनक मतलब प्रभावी से या अप्रभावी से, या तो आप इसका टीटी से भी करा सकते हैं या फिर इसका आप अप्रभावी से भी करा सकते हैं। तो किसी भी जनक से F1 संतति में उत्पन्न पौधों का किसी भी जनक के साथ संकरण कराना बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। सेकेंड है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल
व्युत्क्रम संकरण कहते हैं इसको, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम संकरण में अगर किसी पौधे को आपने, मान लीजिए ये प्रभावी गुण वाला पौधा है, इसे हमने नर पौधा लिया है और इसे हमने मादा लिया है, ठीक है। एक बार इसका हमने संकरण इस प्रकार से करा दिया। दूसरे बार, दूसरे प्रयोग में हम इसी पौधे को, प्रभावी गुण वाले को मादा ले लेते हैं और अप्रभावी गुण वाले को यदि हम नर यानी पलट देते हैं, तो इस प्रकार का संकरण दो बार उसी नर और मादा को अलट पलट करके जो ये संकरण दो बार कराया जाता है, इसे हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। और ये देखा गया कि मेंडल के वंशागति के हिसाब से परिणाम समान होते हैं, दोनों प्रकार के संकरण परिणाम समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संकरण जो आपके कोर्स में भी दिया हुआ है, टेस्ट क्रॉस। क्या है? परीक्षार्थ संकरण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टेस्ट यानी कुछ टेस्ट करना है, कुछ परीक्षण करना है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने जब अपने प्रयोग के दौरान ये देखा कि F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी गुण वाले आ रहे हैं, यानी सभी लंबे पौधे आ रहे हैं, और वैसे ही जब बैगनी और सफेद पुष्प के बीच में करें तो सारे पुष्प बैगनी आते हैं। F2 पीढ़ी में आते हैं तो उन्होंने देखा, हमने देखा ना, F2 पीढ़ी में आते हैं तो 3 लंबे और 1 बौना होता है, 3 बैगनी और 1 सफेद होता है। तो वहां पर जब मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान देखा कि F1 में, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये F1 पीढ़ी में सभी क्या आ गए? लंबे आ गए, ठीक है, ये लंबे हैं। उसके बाद में इसका स्वपरागन होता है, स्वपरागन होता है तो हमें क्या मिलता है? 3 प्रकार के लंबे मिलते हैं ना, एक ये इस प्रकार से दूसरे वाले के साथ इस प्रकार का हमें परिणाम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 3 लंबे हैं, 1 बौना है, यहाँ पर भी लंबे हैं। अब मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने ये सोचा कि ठीक है, ये लंबे तो दिख रहे हैं, अगली पीढ़ी में हमें दिख जाता है कि बौना पौधा वाला, बौनापन का गुण भी यहाँ पर आ जाता है, इसका मतलब ये कारक यहाँ मौजूद था। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब ये 3 लंबे आ रहे हैं, तब उन्हें ये मालूम करना था कि इनका जीनोटाइप क्या है। F1 में जो लंबे पौधे हैं, इसका जीनोटाइप क्या है? F2 में जो लंबे पौधे हैं, इनका जीनोटाइप क्या है? क्योंकि कैपिटल टी वाला भी लंबापन को दर्शाएगा और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी लंबेपन को दर्शाएगा। बाहर से दिखने से तो दोनों लंबे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी है दोनों कि एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है? ये जानने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया, परीक्षार्थ संकरण किया, ठीक है। ये परीक्षार्थ संकरण किस प्रकार, यानी क्यों किया जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए क्यों किया जाता है। F1 पौधे और F2 पौधों में जो प्रभावी गुण दिख रहा था, ये लंबे और ये प्रभावी, इनका जीनोटाइप क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण किया। अब यहाँ पर इसी चीज को मैं इसको आपके लंबे और बौने पौधे के साथ में नहीं बताऊंगी, बल्कि बैगनी और सफेद पुष्प के साथ में बताने जा रही, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के बुक में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप देखिए, बैगनी फूल प्रभावी होता है, सफेद हम इसके लिए स्मॉल भी लेंगे, ये बैगनी पुष्प हो गया, और ये श्वेत पुष्प
दो अलग अलग लक्षण, बैगनी और सफेद, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी और एक स्मॉल वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी, F1। और समस्त पौधे क्या होंगे? बैगनी। जब परीक्षार्थी संकरण पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है। द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा? ये आपस में स्वपरागन होगा और वही 3:1 का अनुपात प्राप्त होगा, आप जानते हैं। सेम लंबे और बौने पौधे के जैसा, ये 3 बैगनी और एक सफेद पुष्प। अब ये जो ये F1 में जो बैगनी है इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, जो F1 में लंबे थे, बैगनी पुष्प थे और इसमें जो बैगनी पुष्प थे, ये तीनों बैगनी, इसका बैक क्रॉस कराया गया अप्रभावी जनक के साथ में। ठीक, टेस्ट क्रॉस करने के लिए F1 पीढ़ी के बैगनी पुष्प और F2 पीढ़ी के बैगनी पुष्प, किसी भी पुष्प को आप लीजिए, F1 या F2 के बैगनी पुष्प जो प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं, उनके पौधों को बैक क्रॉस कराया गया अप्रभावी जनक के साथ। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। इसमें दो प्रकार के, यहाँ प्रभावी लक्षण दो प्रकार का जीनोटाइप है, कैपिटल वी और कैपिटल वी है, कैपिटल वी और स्मॉल वी है, दोनों बैगनी को दर्शाएंगे। तो मेंडल को ये जानना था कि प्रभावी गुण दर्शाने के बाद F2 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बैक क्रॉस कराया अप्रभावी के साथ। तो देखिए अब हम कैसे जानेंगे कि जो प्रभावी लक्षण दिखा रहा है उसका जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप दो प्रकार का हो सकता है, एक कैपिटल वी हो सकता है और दूसरा हो सकता है एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी, क्योंकि दोनों बैगनी रंग को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमें जीनोटाइप जानना, इसके लिए इन्होंने क्रॉस कराया, बैक क्रॉस किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ। इसको हम अभी अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि दोनों कारक प्रभावी हैं, बैगनी, और यहाँ हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, यानी यहाँ होमोजाइगस है और यहाँ हेट्रोजाइगस है। यहाँ पर भी पुष्प बैगनी है। ठीक, दोनों प्रकार का बैगनी पुष्प हमें मिला है। यहाँ पर भी हम इसका बैक क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ और यहाँ पर भी हम अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस कराते हैं। ये क्या हो गया? अप्रभावी जनक। क्या रिजल्ट आएगा, आइए देखते हैं। एक कैपिटल वी, एक स्मॉल वी, एक कैपिटल वी, एक स्मॉल वी, एक कैपिटल वी, एक स्मॉल वी, एक कैपिटल वी, एक स्मॉल वी। आप देख रहे हैं 100% सभी पुष्प बैगनी आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ ए होमोजाइगस था प्रभावी लक्षण, यहाँ हेट्रोजाइगस है, दोनों कारक अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक कैपिटल वी, एक स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। 50% बैगनी
और 50% श्वेत पुष्प। बस ये रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि F2 पौधों में जो प्रभावी लक्षण वाले पुष्प हमें मिले हैं उसका जीनोटाइप क्या है। अगर F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे का हम अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस कराते हैं और समस्त पौधे बैंगनी पुष्प के निकल आते हैं, तो आप ये मानिए कि उसका जीनोटाइप प्रभावी कारक है, दोनों होमोजाइगस है। ठीक है, दोनों कारक प्रभावी लक्षण वाले मौजूद हैं और ये होमोजाइगस है। यदि हम F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पुष्प का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं और प्राप्त लक्षण में 50% बैंगनी पुष्प वाले रहते हैं, 50% सफेद पुष्प वाले रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि जो प्राप्त पौधे का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजीय है। ठीक है, तो मेल टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है? हमें ये जानने के लिए कि F2 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण दिखा रहा है पुष्प या पौधा, उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस होगा तो सभी प्रभावी गुण को दिखाएगा, हेटेरोजाइगस होगा तो 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपको ये पूरा आज की क्लास में आपने ये सीखा कि तीनों नियम आपको एकदम क्लियर कट विथ एग्जाम्पल आपको पूरा तैयार करना है। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे संकरण क्या है, संकर क्या है, युग्म विकल्पी क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, व्युत्क्रम संक्रमण या रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, और ये टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण क्या है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मेंडल के नियमों का विचलन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें वह प्रयोग जिसमें मेंडल के नियम फॉलो नहीं होते, उसके बारे में हम देखेंगे।